हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने कल बताया ही था कि हम लोग एमए के लिए यहाँ पर हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से एमए की हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। 4 पेपर हम लोग देखेंगे। ये एमए फाइनल की बात है, ध्यान रखना, एमए फाइनल। ठीक है, पेपर 26, 27, 28 और 31 को होना है। पहला पेपर कंपलसरी है, जिसमें 20th सेंचुरी की बात की जाएगी, यानी 20वीं सदी की यानी 20वीं शताब्दी की। पहले आपको एक बात कंफर्म करा दूं कि कुछ बच्चे 20वीं शताब्दी में या किसी भी शताब्दी में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो कोई भी शताब्दी जब कहलाए, जैसे 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 1900 से लेकर 2000 तक, इस बीच जितनी घटना होंगी वो सब 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आएंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 20 से आगे वाली जो होती हैं, जैसे 2001, 2002, 2003, इस तरह सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 20वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 1900 से 2000 तक, यानी कि 1900 से 2000 तक के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो सब 20वीं शताब्दी में कहलाएगी। और ऐसे कहो 19वीं शताब्दी, तो 1800 से लेकर 1900 तक के बीच में जो भी घटनाएं घटित होंगी वो सब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कहलाएंगी। ऐसे कहो 11वीं शताब्दी है, 11वीं सदी, तो 1000 से लेकर, यानी कि 1000 से लेकर 1100 तक। ठीक है, 1100 तक, 1000 से लेकर 1100 तक, 1100 तक जो भी घटना घटित होंगी वो सब 11वीं सदी की घटनाएं कहलाएंगी। तो इस तरह से ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बात होगी कौन सी शताब्दी की? 20वीं शताब्दी की, 20वीं सदी की। यानी कि हम लोग विश्व स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर 1900 से लेकर 2000 तक, यानी कि 2000 तक जितनी घटनाएं घटित हुई वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब 1901 की घटना हो, 1902 की घटना हो, या फिर 1914 की घटना हो, कोई घटना हो, वो सब 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगी। और ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ल्ड सेंचुरी की बात हो रही है, विश्व स्तर पर बात करेंगे, और ये पेपर कंपलसरी है, ध्यान रखना। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। पेपर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ल्ड की हिस्ट्री देख रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। आज कल परसों तक 3 दिन में ये पेपर हो पाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बाकी पेपर हैं ये सब अपने इंडिया की हिस्ट्री है, आराम से 1 दिन में 2 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको देख रहे हैं, इसमें रशियन रेवोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ इसमें आएंगी। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। और ये उन सब बच्चों के लिए ज़रूरी है पेपर। एमए फाइनल के लिए तो कंपलसरी है ही है, लेकिन आप उसके अलावा भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, या किसी का भी एग्ज़ाम हो, सब में हिस्ट्री आती ही आती है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। यदि नहीं भी आती किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये चारों पेपर वो हैं जो आपके हर पेपर में, हर प्रकार की परीक्षा में आते हैं आपके में। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और एमए में तो आते ही आते हैं। चलिए चलते हैं, पहला पेपर हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। पहला टॉपिक क्या रखते हैं, चलिए देखते हैं। विश्व स्तर की बात की जाएगी, ये ध्यान रखना। ओके, ये देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्टार्टिंग करेंगे। और एमए फाइनल का ये सब्जेक्ट है, कंपलसरी पेपर है, ध्यान रखना। अब कंपलसरी पेपर का पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहली बात, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, कौन कौन से रीजन ऐसे बने जिससे युद्ध हुआ। अब आप विचार करके देखिए, युद्ध क्यों होता है। युद्ध इसलिए होता है कि जब इंसान की शक्ति, इंसान की आवश्यकताएं या इंसान की इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं ना, तब युद्ध होता है। सपोज करो, सोच के देखो, सपोज नहीं करो, सोचो, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? गृह युद्ध था वो, है ना, गृह कलेश थी, घर में हुआ था, भाई भाई ने मारा था। क्यों हुआ था? क्योंकि दुर्योधन की इच्छाएं असीम थीं, दुर्योधन की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती थीं। और जब लोगों के मन में इच्छाएं ज़्यादा पनप जाती हैं ना, तो वहाँ युद्ध होता ही होता है। प्रथम युद्ध के कारण भी कुछ इस प्रकार के बने। आइए चलते हैं किताबों की ओर, देखते हैं क्या कारण बना। देखिए यहाँ पर, यह है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? जैसे कि हमने आपको बताया कि जब व्यक्ति के मन में इच्छाएं असीम हो जाएं, मन में मनमुटाव पैदा होने लगे, एक दूसरे से नफरत होने लगे, युद्ध तभी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ये 1914 की घटना थी, यानी कि 20वीं शताब्दी में हुआ था। बहुत बड़ा युद्ध था, विश्व स्तर का युद्ध था, इसमें अनेक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अब इसके मुख्य कारण क्या रहे, ये देखिए। सबसे पहला कारण दे रखा है गुप्त एवं कूटनीतिक संधियाँ। ठीक है, और दूसरा कारण दे रखा है उग्र राष्ट्रवाद,
साम्राज्य, और तीसरा कारण है साम्राज्यवाद, और चौथा कारण है जर्मनी की पूर्व नीति। चूँकि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण देख रहे हैं, तो हम आपको स्टार्टअप कराते हैं कि कारण क्या क्या बने। यहाँ से शुरू करते हैं। जर्मनी की पूर्वी नीति। जर्मनी एक यूरोप का देश है, यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री कितनी है आपको पता है? 44 से लेकर 51 देश हैं जो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। कहीं 44 लिखा है, कहीं 45, कहीं 46, कहीं इस तरह से 51 तक आते हैं यूरोप के अंतर्गत। तो उन्हीं 44 से 51 देशों के बीच में एक देश पड़ता है जिसका नाम है जर्मनी। अब जर्मनी जो था ना, जर्मनी का एक शासक था जिसका नाम था विलियम सेकंड। जर्मनी का एक शासक था जिसका नाम था विलियम सेकंड। ये चाहता था कि हमारा जर्मनी है ना, विश्व स्तर पर सबसे ऊंचा बढ़े, सबसे ऊंचा दिखाई दे। जैसे और देशों की सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, सब चाहते हैं भैया हमारा देश सबसे ऊंचा लगे, ऐसे जर्मनी ये चाहता था कि हमारा देश सबसे ऊंचा दिखाई दे। तो यहाँ का जो सम्राट था ना, जिसका नाम था विलियम सेकंड, तो ये कहता था कि भाई मुझे हर देश में जाना है, जाकर उनसे रणनीतिक संबंध स्थापित करने हैं। ठीक है, इसकी ये इच्छा थी। और जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ अपना राज्य फैलाता चला जाऊँ, वहाँ वहाँ मेरा साम्राज्य होता चला जाए, इसकी इच्छा ऐसी थी, क्योंकि जर्मनी को सबसे ऊंचे स्तर पर ये देखना चाहता था। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक बार जब जर्मनी ने विचार किया कि चलो यार टर्की की तरफ चलते हैं, क्योंकि बात ये 1914 के आसपास की है। तो इस टाइम तक तो अंग्रेज़ जो थे ना, वो भी यूरोपियन कंट्री से ही हैं। तो अंग्रेज़ जो थे इंग्लैंड से जो आए थे, वो भारत तक अपना प्रचार कर चुके थे। भारत तक अपने अनेक प्रकार के मार्केट स्थापित कर चुके थे, अनेक प्रकार के उन्होंने यहाँ पर कारखाने बनाए, फैक्ट्रियाँ खोली, है ना। तो जर्मनी के मन में भी ये था कि मैं भी आगे बढ़ता चला जाऊँ और मेरा भी साम्राज्य का विस्तार हो जाए। तो जर्मनी ने अब क्या किया, जर्मनी गया टर्की के पास, तुर्की के पास, है ना। जर्मनी गया तुर्की के पास। जर्मनी यहाँ है, फ्रांस यहाँ है, इटली इधर, टर्की आगे चल के इधर। ठीक है, तो जर्मनी गया टर्की के पास। और जब टर्की के पास गया तो उससे कहा कि तुमको जैसी भी समस्या हो ना किसी भी बात की, तो आप हमको बताना, तो हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे। जर्मनी टर्की से ये कह दिया। जर्मनी ये सोचता था कि मैं पूर्वी देशों के मामलों में हस्तक्षेप करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, तो वहाँ तक मेरा राज्य हो जाएगा, फिर कोई भी हमें वहाँ जाने से रोक तो सकता नहीं है, तो हमारी मार्केट वहाँ स्थापित हो जाएगी। जर्मनी केवल यही चाहता था टर्की से कि भाई हम तुम्हारी हर तरह सहायता करेंगे, इसके बदले तुम इतना काम कर दो कि अपने देश में से आपकी जो राजधानी है बगदाद, वहाँ तक हमें रेलवे लाइन बिछाने की इजाज़त दे दो, इतना कर दो। क्योंकि जर्मनी यही चाह रहा था कि भाई वहाँ तक हमारा साख मजबूत हो जाए, यहाँ तक साख मजबूत हो जाए, तो आप हमें रेलवे लाइन बिछाने की इजाज़त दे दो। और जैसे उसने सोचा और ये टर्की के सामने बात रखी, तो ये बात इंग्लैंड को पसंद नहीं आई। इंग्लैंड कौन? इंग्लैंड वही ब्रिटेन, है ना। इंग्लैंड को ये बात पसंद नहीं आई कि अरे भाई यदि ये जर्मनी टर्की तक पहुंच गया, यदि जर्मनी टर्की तक पहुंच गया, इसने लाइन बिछा ली, तो भाई टर्की के बाद इराक होता हुआ भारत में भी चला जाएगा, जहां पर हमारी इतनी साख मजबूत है, हमारे कल कारखाने खुले हुए हैं। और उसके साथ साथ ये वहां आगे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इन सब देशों में चला जाएगा, तो भैया अपना तो कहीं ना कहीं जो साम्राज्य का विस्तार हो रहा है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया, अब इंग्लैंड ने यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने जर्मनी से कहा कि भाई सुन, तू अपने क्षेत्र तक सीमित रहे, टर्की में पैर मत जमा, क्योंकि टर्की पूर्वी देश, तू चाहता है यहाँ के जरिए पूरे विश्व में अपना राज्य करना। क्योंकि जर्मनी चाहता था कि मेरा राज्य बढ़े और हमारे साख मजबूत हो, लोग हमें माने। जर्मनी ऐसा चाहता था, लेकिन इंग्लैंड ने आके इसके कदम रोक दिए कि नहीं, तुम आगे बढ़ोगे नहीं, इतना ध्यान रखो, तुमको आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जर्मनी अपनी नीति जर्मनी आगे बढ़ना ही चाहता था, लेकिन इंग्लैंड ने मना कर दिया। तो अब जर्मनी दुश्मन बन गया इंग्लैंड का। जर्मनी दुश्मन बन गया इंग्लैंड का। इधर इंग्लैंड भी जर्मनी को अपने दुश्मन के रूप में देखने लगा। ठीक है, तो ये पहला कारण था किस चीज़ का, प्रथम विश्व युद्ध होने का। अभी एक एक देश हुआ है, इधर जर्मनी है, इधर इंग्लैंड है, अभी ये देश हुआ है। ठीक है, अब चूंकि पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ शत्रुता स्टार्ट हो गई। अब ठीक, शत्रुता स्टार्ट हो गई, लेकिन ये जो जर्मनी है ना, जैसी जर्मनी नीति चाहता था कि मेरे देश का विस्तार हो, सबसे ज़्यादा ऊंचा मैं ही रहूं, मुझसे बड़ा कोई ना दिखाई दे, मैं जगह जगह पहुंचूं, मैं हर तरह से पहुंचूं, ऐसे ही फ्रांस भी था। फ्रांस की बड़ी इच्छा थी कि मेरे भी देश का विस्तार हो, हमारा भी राज्य विस्तार हो और हम जगह जगह मार्केट में जाएं, अपना साख मजबूत करें।
तो ये जो इच्छा थी ना फ्रांस की और जर्मनी की, दोनों की प्रबल थी। दोनों ही विदेशों में जाकर व्यापार करना चाहते थे, अपने राज्य को बहुत दूर तक बढ़ाना चाहते थे। तो मतलब क्या था, ये उग्र राष्ट्रवाद की बात थी। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जब आप अपने आप पर घमंड करना शुरू कर दो ना कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे सुंदर कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं हूँ, सबसे ज़्यादा संपदा मेरे पास है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ मेरे पास है, तो ये जो होती है ना, मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, ये बात बड़ी गलत हो जाती है। ऐसे राज्यों के मन में ये बात पनप गई थी। फ्रांस भी ये कहता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं और मैं सारी दुनिया में अपना राज्य करूँगा। ऐसे ही जर्मनी कहता था, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सारी दुनिया में अपना राज्य करूँगा। तो ये उग्र राष्ट्रवाद की, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़ी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। वहाँ के लोग भी, ये जर्मनी के लोग खुद कहते थे, अरे हमसे बड़ा हमारा देश सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। फ्रांस के लोग ऐसा कहते थे, हमारा देश सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण तैयार कर दिया, प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण तैयार कर दिया। अब देखो, जब फ्रांस ने और जर्मनी के मन में ये बात आई कि हम अपना देश बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, और ऐसी ही केवल इनके मन में नहीं, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके मन में भी ये बात पैदा हुई। अब जब पैदा हुई तो भैया सब ने क्या किया, अपने अपने उद्योगों का विकास करना शुरू किया, क्योंकि ये बात एकदम जस्ट औद्योगिक क्रांति के बाद की है। तो जब औद्योगिक क्रांति के बाद इन्होंने अब सब ने अपना उद्योग बढ़ाना शुरू किया, मशीनें बहुत सारी लगाई, सब कुछ किया। तो जब मशीनें होंगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, है ना। उत्पादन ज़्यादा हुआ, मशीन थी, मशीन के द्वारा उत्पादन खूब पैदा होने लगा। अब इन लोगों के मन में, जो ये अपने आप को उग्र राष्ट्रवादी बोलते थे, जो फ्रांस जर्मनी टाइप के देश थे, इनके मन में ये बात आई कि भाई यदि हमको विश्व स्तर पर अपनी साख मजबूत करनी है तो हमें अपने राज्य को बढ़ाना तो पड़ेगा ही, देश को तो बढ़ाना पड़ेगा ही, साथ ही साथ हमें उनके लिए और भी काम करने पड़ेंगे। तो 3 मुख्य काम थे, यदि साम्राज्य बढ़ाना है तो 3 मुख्य काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम ये था कि जो उद्योग हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, जो मशीनें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, उन मशीनों से यदि कुछ उत्पादन प्राप्त करना तो पहले कच्चे माल की ज़रूरत है। किसकी? कच्चे माल की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में तो कच्चा माल इतना है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने देश से बाहर निकल कर जाना पड़ेगा। इसलिए तो जर्मनी टर्की के पास भी जाना चाहता था, इसलिए तो फ्रांस आगे बढ़ना चाहता था। तो सबसे पहली बात कि यदि आपको अपना उद्योग मजबूत करना, अपना देश मजबूत करना, तो पहले उद्योग को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए। तो कच्चे माल के लिए दूसरे ऊपर निर्भर हैं आप। अब दूसरी बात ये कि अब आपने कच्चा माल तो चलो प्राप्त कर लिया, कहीं आपने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, वो राज्य हड़प लिया और वहाँ जो कच्चा माल था वो आपने ले लिया, अब उससे आप उत्पादन करने लगे। अब जो उत्पादन हो गया मशीनों के द्वारा, तो वो यानी कि जो माल बन के तैयार हो गया, पहले केवल एक रेशम का सूत था, लेकिन अब कपड़ा बन के तैयार हो गया, तो कपड़े सारे आप थोड़ा ना पहनोगे, बेचोगे ना कहीं। तो दूसरी बात थी, इसके लिए हमें बाजार की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या थी? बाजार की आवश्यकता है। और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि कच्चा माल भी मिल गया, बाजार में मिल गया, लेकिन हम अपना जो काम है ना, केवल अपनी मार्केट तक सीमित नहीं रहने देंगे। हम अपने लोगों को, अपने बाजार को और आगे फैलाएंगे, और आगे फैलाएंगे, और आगे फैलाएंगे, उद्योगों को और आगे बढ़ाएंगे। तो 3 बात ये चाहते थे, सब देश ये 3 बात चाहते थे कि कच्चा माल मिले, दूसरा बाजार मिले, और तीसरा अपना उद्योग हमारे बहुत आगे तक बढ़े। तो ये जब ऐसी नीति इनके मन में आई ना, तो सबने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक मतलब कि कोई किसी के राज्य में जा रहा है, कोई किसी के राज्य में जा रहा है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। अब ये कोई किसी के राज्य में, कोई किसी के राज्य में जा रहा है, तो कुछ देश आपस में मिले, कुछ देश आपस में मिले, मिलकर क्या किया? देखिए, ये कुछ देश थे ना, इनमें आपस में संधियां होने लगीं। चूँकि फ्रांस, इंग्लैंड ये उससे चिढ़ते थे, किससे? जर्मनी से चिढ़ते ही थे। इंग्लैंड ने मना किया था ना कि टर्की तक तू मत जाइयो, लेकिन जर्मनी नहीं माना, गया तो इंग्लैंड चिढ़ गया। इधर फ्रांस जर्मनी से पहले ही चिढ़ता था कि क्योंकि जर्मनी साम्राज्यवादी नीति अपना रहा, तो फ्रांस भी अपनाना चाहता था, फ्रांस उससे आगे निकलना चाहता था, इसलिए चिढ़ रहा था। और रूस इन दोनों के साथ अपने आप आ गया। ठीक। और इधर जो जर्मनी के साथी थे, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर और इटली के साथ मिलकर एक गुट तैयार कर लिया, जिसे त्रिगुट के नाम से जाना जाने लगा। तो अब ये गुट तैयार हो गए पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध कैसे? युद्ध यूं ही थोड़ी नहीं। आप सोचो कि युद्ध एक दिन की परंपरा हो या एक दिन में तैयार हो जाता हो, तो ऐसा नहीं है। युद्ध की तैयारी में बहुत टाइम लगता है। युद्ध क्रांति बड़ी मुश्किल से होती है और बहुत समय बाद होती हैं, और इनके लिए रूपरेखा बहुत टाइम तक चलती रहती है, तैयार होती रहती है, तब युद्ध होते हैं। तो जब इन लोगों के मन में जर्मनी का फ्रांस से एकदम झगड़ा सा मन ही मन में होने लगा, आपस में वार्तालाप होने लगी, एक दूसरे का प्रचार प्रसार उल्टी सीधी तरह से करने लगे, है ना। तो इन्होंने गुट बनाकर तैयार कर लिए। जर्मनी ने कहा इटली से कि हम पर कोई कष्ट आए तो तुम हमारा साथ देना, और ऑस्ट्रिया तुम भी हमारा साथ देना।
इन्होंने कहा ठीक है हम गुट बना लेते हैं। इधर इंग्लैंड और रूस और फ्रांस इकट्ठे हो गए कि ठीक है हमारा शक्तिशाली गुट बनेगा। इन्होंने ये सब बात आपस में कर ली, ठीक है। और जब ये हो गया तो अब देखो अपन जैसे भारत है भारत के जो समाचार पत्र होंगे, जो न्यूज़पेपर होंगे, भारत का ही तो गुणगान करेंगे, दूसरों का गुणगान थोड़े करेंगे भाई। तो समाचार पत्र बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी युद्ध को होने में, या फिर किसी ज़मीन में पड़े हुए इंसान को भी आसमान तक चढ़ाने में समाचार पत्र, टीवी, ये मीडिया बड़ा रोल निभाती है। इस तरह तो कोई भी कुछ भी बन जाता है और कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है। तो यहाँ भी समाचार पत्रों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जर्मनी के जो समाचार पत्र थे वो अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बड़ी बात किया करते थे कि हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। जैसे फ्रांस के जो थे वो अपनी उसकी बात किया करते थे, हमारा देश सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। अब ऐसा ही जब होता चला गया ना, तो जर्मनी को इंग्लैंड अपना दुश्मन समझने लगा, क्योंकि इंग्लैंड की और फ्रांस की बुराई जर्मनी कर रहा था बार बार पेपर में, अखबार में, कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और फ्रांस से आगे बढ़ना है, जर्मनी से आगे बढ़ना है। समाचार पत्रों में बार बार ही हेडिंग निकलती थी। जर्मनी रोक नहीं रहा था अपने पत्रकारों को, लेकिन ये सारी बात फ्रांस को और इंग्लैंड को अच्छी नहीं लगी कि भाई ये तो खामखाई बात किए जा रहा है। फ्रांस में भी यही प्रचार प्रसार होने लगा, फ्रांस को एकदम अच्छा बताने लगे। तो जब समाचार पत्रकारों ने ये भूमिका निभाई तो युद्ध की मतलब एक रूपरेखा इन्होंने भी तैयार कर दी। ये युद्ध के कारण थे, युद्ध होने के कारण चल रहे हैं ये, कि कैसे कैसे रूपरेखा तैयार हुई। तो ये सब कारण तैयार हो गए, जिसमें क्या क्या था आपने देखा कि गुट बनाया, एक तो कूटनीति के द्वारा, दूसरा क्या आपने देखा, दूसरे में आपने देखा कि साम्राज्यवादी नीति अपनाई, तीसरा आपने देखा कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी, चौथा आपने मुख्य कारण क्या देखा था कि जर्मनी का जो शासक था विलियम सेकंड, वो चाहता था अपनी नीति को आगे बढ़ाना, और जो पांचवा कारण था वो समाचार पत्रों की भूमिका थी, है ना। और छठवां जो मुख्य कारण था तत्कालिक कारण, अब देखो क्या हुआ कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तत्कालिक कारण का मतलब ये होता है जैसे आज युद्ध हुआ है तो इससे पहले, तुरंत पहले कौन सी घटना घटित हुई है, तत्काल कौन सी घटना घटित हुई है, यानी कि एट लास्ट कौन सी घटना घटित हुई है, उसके तुरंत बाद कोई कहानी घट गई, है ना, तो होता तत्कालिक कारण, यानी कि अभी घटना से तुरंत पहले ही जो कारण हुआ है। तत्कालिक कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या थी। बात ये थी कि जो ऑस्ट्रिया था ना, जो जर्मनी का साथ दे रहा था, ऑस्ट्रिया जो जर्मनी का साथ दे रहा था, कौन कौन था इस त्रिगुट में बताओ? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली, तीन थे, ध्यान रखना त्रिगुट में। तो ऑस्ट्रिया जो था ना, इसका राजकुमार और उसकी जो पत्नी थी राजकुमार की, इनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन ऑस्ट्रिया ने कहा कि इन हमारे जो राजकुमार है ना और उनकी पत्नी, उनकी हत्या कर दी सर्बिया ने। किसने कर दी? सर्बिया ने। और जो सर्बिया ने कर दिया तो अब हम सर्बिया को छोड़ने वाले नहीं हैं। सर्बिया भी एक देश है, यूरोपियन कंट्री, है ना। तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया ने हमारे राजकुमार और हमारी राजकुमारी की पत्नी की हत्या कर दी, इसलिए हम सर्बिया को छोड़ेंगे नहीं। और जब ये बात रखी तो सर्बिया ने बहुत क्षमा मांगी कि भाई हमने नहीं किया है, हमारे यहाँ पर ये नहीं मतलब हमने नहीं मारा है इनको, हमने कुछ नहीं किया है। जब इन्होंने कई बार बहुत मना किया लेकिन ये फिर भी नहीं माने। इन्होंने, ऑस्ट्रिया ने पूरा दोष सर्बिया के ऊपर मढ़ दिया कि तुम्हारी वजह से हमारे राजकुमार और उनकी पत्नी मारी गई है और हमको छोड़ने वाले नहीं है तुमको, और हम तुमको युद्ध में परास्त करेंगे। ऑस्ट्रिया ने ऐसा कहा। अब ऑस्ट्रिया के साथ ही जर्मनी मिल गया ऑस्ट्रिया के साथ ही जर्मनी मिल गया, क्योंकि जर्मनी को इससे थोड़ी सी वो थी हमदर्दी कि भाई इनके यहाँ के राजकुमार और वो मार दी गई है बेचारी, ऑस्ट्रिया दुखी है अपने महारानी महाराज के मरने पर दुखी है, तो इसलिए जर्मनी इनके साथ मिल गया। इधर सर्बिया अकेले रह गया। सर्बिया बहुत परेशान कि भाई इसने कहा, बहुत मना किया कि नहीं युद्ध नहीं करो, लेकिन ये लोग माने नहीं। अब ऑस्ट्रिया ने कहा ठीक है युद्ध नहीं करते, ठीक है युद्ध नहीं करते, लेकिन हमारी 12 शर्तें हैं। किसने कहा? ऑस्ट्रिया ने कहा सर्बिया से कि हमारी 12 शर्तें हैं, इन शर्तों को मान जाओगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। अब पूछो 12 शर्त कौन सी है? तो 12 शर्त बड़ी कठिन शर्त रखी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने, बहुत कठिन शर्त रखी, जिनमें से सर्बिया ने 9 शर्तें तो मान ली, 9 शर्तें मान ली। 48 घंटे में ये कहा था कि 48 घंटे तक तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, हमारी 12 शर्तें मंजूर करो नहीं तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो सर्बिया ने 48 घंटे में 9 शर्तें मान ली, पर 3 शर्तों के लिए मना कर दी कि हम भैया इनको नहीं मान सकते, बहुत कठिन है ये, इसलिए इन शर्तों को मनवाना है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलो। ये कहाँ पर है? द हेग में, नीदरलैंड में, वहाँ चलो, वहाँ देखेंगे। और जब ये कहा तो ये कहकर सर्बिया शांत हो गया। अब सर्बिया छोटा सा देश था, सर्बिया अकेला सा पड़ गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी भी था। तो जब ये सब वहाँ हो गया और ये कह दिया उसने कि 9 शर्त मान रहे हैं, 3 नहीं मान पाएंगे, उसके लिए न्यायालय में आप चलिए।
तो उसने तो ये कह दिया, लेकिन जो ऑस्ट्रिया था ना, उसके सैनिकों के हाथों में कुछ ज़्यादा खुजली हो रही थी। उसके सैनिकों के हाथ में ज़्यादा खुजली हो रही थी। उन्होंने कहा कि अरे सर्बिया ने हमारी बात नहीं मानी है, हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम उनको मार देंगे। तभी उसने ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी, कब कर दी? 28 जुलाई 1914 को। किसने घोषणा की थी? ऑस्ट्रिया ने घोषणा की थी कि अब हम छोड़ने वाले नहीं है सर्बिया को, अब हम मार डालेंगे सर्बिया को। ऑस्ट्रिया के साथ कौन था? जर्मनी भी था। ठीक है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा की 28 जुलाई 1914 को, और जब सर्बिया पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी और सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, तो सर्बिया तो बेचारा छोटा सा देश था। यहीं से स्टार्ट हो गया प्रथम विश्व युद्ध का। यहीं से स्टार्ट हो गई प्रथम विश्व युद्ध की। तो 3 दिन तक तो 2-3 दिन तक तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में युद्ध होता रहा। लेकिन तभी रूस ने देखा कि भाई ये तो यार गलत है, ये तो गलत है। ऑस्ट्रिया बड़ा जर्मनी के साथ मिला हुआ है, छोटे से सर्बिया को मारे डाल रहा है, ये तो गलत है। तो रूस अब सर्बिया के संग युद्ध में कूद गया। रूस सर्बिया के संग युद्ध में कूद गया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब रूस सर्बिया के संग कूद गया तो अब क्या हुआ? अब रूस से प्रेम करता था फ्रांस, रूस से प्रेम करता था फ्रांस, और जर्मनी से दुश्मनी मानता था। तो रूस के संग फ्रांस भी कूद गया। अब ये समझते जाना कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। रूस के साथ फ्रांस भी कूदा। अब 3 देश हो गए ये, सर्बिया, रशिया और फ्रांस, ये 3 देश हो गए। दूसरे और कौन कौन से देश हैं? दूसरे हो रहे ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो फ्रांस ने यानी रूस ने, इन दोनों ने मिलकर घोषणा कर दी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की कि अब हम तुमसे युद्ध करेंगे। ये तीनों ने घोषणा कर दी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की। कब हुई घोषणा? 5 अगस्त 1914 को। अब देखो 5 अगस्त 1914 को इसमें इंग्लैंड भी कूद गया। इंग्लैंड तो पहले से ही चिढ़ता था जर्मनी से, तो वो इसकी वजह से कूदा। तो यहाँ पर गुट किसका बना? अब यहाँ पर इस गुट में सर्बिया बना, सर्बिया के साथ आ गया रशिया कूद पड़ा, रशिया का साथ देने के फ्रांस आ गया, और फ्रांस के साथ आ गया इंग्लैंड। तो ये बन गया बहुत शक्तिशाली गुट। लेकिन दूसरी ओर कौन कौन था? दूसरी ओर था ऑस्ट्रिया, जिसने साथ दिया था ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया का साथ दिया था जर्मनी ने। ठीक है, ऑस्ट्रिया का साथ दिया था जर्मनी ने। और इसके बाद इसमें इटली भी आ गया। ठीक है, और इटली के बाद इसमें हंगरी भी आया, बेल्जियम भी आया, ये सारे देश आप देख पाओगे। तो इस तरह से ये युद्ध की रणनीति बिल्कुल तैयार हो गई। तत्कालिक कारण क्या बना? क्योंकि तत्कालिक कारण ये बना कि ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया में हमारा राजकुमार और राजकुमार की पत्नी को मार दिया गया है, इसलिए हम सर्बिया को छोड़ने वाले हैं नहीं, और यदि तुम छूटना चाहते हो तो 48 घंटे में तुम्हारी 12 शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। सर्बिया ने मना कर दिया, 9 मान ली, 3 नहीं मानी, जिसकी वजह से युद्ध तैयार हो गया। एक तरफ ये गुट था और दूसरी तरफ ये गुट था। जब ये गुट तैयार हो गया तो भैया अब विश्व युद्ध वहाँ पर होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ, और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि देखिए इसमें परिणाम कैसे के निकले। नीचे वाला प्रश्न पढ़िए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले? प्रथम विश्व युद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। सभी दृष्टियों से यह एक महान युद्ध था। इस युद्ध में पूर्व युद्धों की अपेक्षा सर्वाधिक विनाश हुआ था, सर्वाधिक विनाश। इसमें लगभग 36 देशों ने भाग लिया था। सोचो, इसमें 36 देशों ने भाग लिया था भाई, और 36 देशों के जो 6 करोड़ 50 लाख लोग जो थे, यानी कि 6.5 करोड़ लोग जो थे, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। 36 देशों के 6.5 करोड़ देश के लोगों ने इसमें भाग लिया था, है ना। 36 देशों के 6.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था इसमें। पता कितना बुरा हुआ था? इसमें 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में। 6.5 करोड़ में से 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए, और 2 करोड़ 20 लाख लोग घायल हो गए, और तो और इसमें 70,000 लोग अपाहिज हो गए। लोग तो युद्ध की घोषणा कर देते हैं। रसिया भी देखो कब से यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बिगड़ उन लोगों का रहा है जो लड़ रहे हैं, जो उनकी संपत्ति नष्ट हो रही है, जो बेचारे रोटी तक के लिए तबाह हुए हैं। बिगड़ उनका रहा है। इन ऊपर बैठे हुए अध्यक्षों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इन राष्ट्राध्यक्षों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जनता से पूछो कितना भयभीत, कितना परेशान, कितना रो रही है वो जनता। लेकिन पता ही नहीं क्यों ये बार-बार युद्ध करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, तो उसमें 36 देशों ने भाग लिया, 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया, और उसमें 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख घायल हो गए, साथ साथ जो 70,000 जो लोग थे ना वो अपाहिज हो गए। 70,000 सैनिक अपाहिज हुए थे। इतना बुरा हुआ था। और इस युद्ध में टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ, जहरीली गैसें, विनाशक हथियार सबका खुल के प्रयोग हुआ, कि क्योंकि जो प्रयोग करता है ना तो ये चाहता है कि सामने वाला नष्ट हो जाए बिल्कुल।
और ये युद्ध जो था ना, पहला विश्व युद्ध, ये 4 वर्ष 6 माह तक यानी कि 4.5 साल तक ये चला था। ऐसा युद्ध था। अब एक बात बताओ, जब युद्ध होता है तो उसमें क्या कोई अच्छा काम होता है? नहीं भैया, सब बर्बादी होती है। एक पिटता है, यदि दूसरा पीट भी रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी खतरा ही रहता है। तो जहाँ भी लड़ाई होती है ना, फ़ायदा किसी का नहीं होता, घाटा ही होता है। बहुत दिक्कत आती है, बहुत रोना आता है। यहाँ पर भी ये तो विश्व युद्ध था। जब विश्व युद्ध हुआ ना, तो देखो इसके परिणाम क्या निकले। अब देखो, इतने लोग मरे, इतने घायल हुए, इतने पाइज हुए, उसके साथ साथ क्या परिणाम निकले? राजनीतिक परिणाम देखो इसका। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। जब बहुत सारे लोग मर गए थे ना, और बहुत सारा सामान नष्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ खत्म हो गई, तो लोगों के मन में भी बात आई, यार ये तो बड़ा गलत हुआ, युद्ध ऐसा होना नहीं चाहिए था। कितने लोग मारे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने भारतीय भी बहुत लोग मारे गए थे वहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से भारतीय लड़ने के लिए गए थे, वो भी बहुत लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर राजनीति का परिणाम क्या निकला? राजनीतिक परिणाम कि राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। सबने जब ये देखा कि हमारे यहाँ कितने लोग मारे गए, विदेशों में भी लोग मारे गए, युद्ध नहीं होना चाहिए था, ऐसा करो क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी, सब लोग प्यार से रहो, सब लोग खुशी से रहो। सब लोगों ने ऐसे, अब सब हर देश के इंसान ने यही बात सोच ली और ये कह दिया कि भैया अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और यदि किसी के राज्य की सीमा यहाँ तक है, किसी के राज्य की सीमा है कहीं तक, तो हम उसके राज्य की सीमा में, उसके राज्य की संस्कृति में, उसके रहन सहन में बिल्कुल किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो पहले इंग्लैंड कर लिया करता था और ये जर्मनी कर लिया करता था ना, तो लेकिन अब इससे ये कह दिया, राजनीतिक परिणाम ये निकला कि अब भैया हम युद्ध नहीं करेंगे और किसी के उसमें हम भागीदारी नहीं करेंगे। किसी के राज्य में हो रही अंतःक्रियाओं में हम कोई भागीदारी नहीं करेंगे। जैसा रहना चाहते हैं रहें आप। तो ये बात वहाँ पर हो गई, ठीक है, ये बात वहाँ पर हो गई। और वहीं पर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और ये कहा कि शांति सम्मेलन हम लोग यहाँ रखेंगे। तो ये राजनीतिक इसका परिणाम निकला कि राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया लोगों के मन में, और युद्ध के लिए इन सब ने आपस में मना कर दिया, अब युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा परिणाम क्या निकला इसका? दूसरा परिणाम अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। पहले तो क्या था? पहले तो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, है ना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अब लोग आपस में प्रेम करने लगे। सबने कह दिया कि हम लोग विनाशकारी जो शक्तियाँ हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत विनाश हुआ है हम लोगों का। मिलजुल कर रहेंगे, मैत्रीपूर्वक व्यवहार करेंगे, और अब हम यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कर दी गई, किसके लिए? शांति के लिए, जिसको राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, यानी कि UN। तो याद रखना, UN की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी, ठीक है। और इसका राजनीतिक परिणाम क्या निकला? राजवंशों का पतन। जितने छोटे छोटे देश थे ना, जितने छोटे छोटे देश थे, ऑस्ट्रिया हो, सर्बिया हो, और भी देशों छोटे छोटे, सबके जो राजवंश थे उनका पतन हो गया। वो राजवंश खत्म हो गए। वो जैसे 1923 में टर्की के सुल्तान को भी गद्दी छोड़नी पड़ी। पोलैंड, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, इन सब के निरंकुश जो सरकार थी ना, सबका पतन हो गया। तो ये राजनीतिक इसके परिणाम निकले। अब देखिए आर्थिक परिणाम क्या निकला। राजनीतिक परिणाम बड़े भयंकर निकले थे। बहुत जनधन की हानि हुई थी, इसलिए तो युद्ध करने की मना कर दी थी सब लोगों ने। फिर देखो अब आर्थिक परिणाम क्या निकला इसका। जब ये युद्ध हुआ था, इसमें अरबों खरबों यानी कितना रुपया बर्बाद हुआ था इसमें भाई। देखो युद्ध में लगभग 10 खरब रुपए की धनराशि खर्च हुई थी। और अप्रत्यक्ष ये भी क्लियर डाटा नहीं है इसमें। ऐसे जो सैनिक मारे गए उनका भी क्लियर डाटा नहीं है, यानी कितने मरे थे बेचारे, यानी कितने मरे थे। इसमें लगभग 10 खरब रुपए की धनराशि खर्च हुई। और क्या था इसमें? अकेले इंग्लैंड का ही 15 लाख पाउंड प्रतिदिन खर्च होता था। 15 लाख पाउंड प्रतिदिन, जो बढ़कर आगे चल के 65 लाख पाउंड प्रतिदिन हो गया। अब सोचो, युद्ध हुआ 4.5 साल तक, 4 साल 6 महीने तक ये तो युद्ध हुआ था। और इसमें इंग्लैंड का पर डे 15 लाख से 65 लाख पाउंड प्रतिदिन खर्च होता था। भाई कितना कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है सोचो, है ना। तो आर्थिक परिणाम ये निकले कि देश के देश बर्बाद हो गए, दूसरों को भी बर्बाद किया और खुद भी बर्बाद हो गए। देखो इसमें क्या परिणाम थे। सभी राष्ट्रों द्वारा युद्ध में अपनी पूरी शक्ति, समय, धन का उपयोग कर देने से विकास की राह अवरुद्ध हो गई। अब पैसा नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, तो विकास का खाक होगा। विकास की राह अवरुद्ध हो गई। इसका प्रभाव सीधे उद्योगों पर पड़ा। सभी प्रकार की आवश्यकताओं की चीज़ों को उन्हें आयात करना पड़ा। सारी चीज़ जब युद्ध की वजह से देश में सारी चीज़ खत्म हो गई, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रशिया ऐसे ऐसे मिसाइल छोड़ देता है यूक्रेन पर कि वहाँ सब खत्म होता जा रहा है
है ना। हालांकि यूक्रेन की बहुत बड़ी हिम्मत है कि वो रसिया से अभी पीछे नहीं हट रहा है वो, लेकिन बर्बादी तो दोनों जगह हो ही रही है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, उद्योगों में सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं, आटा तक बाहर से खरीदना पड़ रहा है, सब चीज़ खरीदनी पड़ रही है। दूसरा क्या, उत्पादन क्षमता कम हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई। अब जब कोई रॉकेट वगैरह छोड़ता है या कुछ भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र छोड़ता है या कुछ भी करता है या नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा युद्ध किया जाता है, तो वहाँ की जो भूमि होती है ना, खराब हो जाती है, वो बंजर भूमि सी हो जाती है। तो वस्तु अब उत्पादित कम हो रही हैं, इसलिए महंगी हो गई। अब देखो टमाटर है, चूँकि टमाटर की खेती इस बार थोड़ी बिगड़ गई है, इसलिए टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहा है ना, 200 ही तो मिल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ देखिए, सबसे पहले तो इतनी सारी चीज़ खर्च की, इसलिए सारा उस पर प्रभाव उद्योगों पर पड़ा, है ना। चीज़ों को आयात करना पड़ा, तो ये आर्थिक परिणाम बड़ा गलत निकला। दूसरा, उत्पादन क्षमता कम हो गई, जिसकी वजह से मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। जैसे टमाटर कुछ दिन पहले 10 रुपये किलो आता था, अब 200 रुपये किलो आ रहा है, क्योंकि टमाटर हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है, वहाँ पर टमाटर की फसल ख़राब हो गई है अधिकतर, इसलिए टमाटर हो गया महंगा। तो जब चीज़ कम होती है ना, तो उसकी मूल्य वृद्धि हो ही जाती है, ठीक है। और तीसरा संकट क्या था, आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनता पर कई प्रकार के कर लाद दिए गए। अब देखो, देश का आर्थिक विकास खत्म हो गया, कम हो गया, क्योंकि युद्ध इतना लड़ा, है ना, राजाओं की वजह से युद्ध लड़ा गया। लेकिन अब ये मार किस पर पड़ी, ये मार पड़ी भाई जनता पर। जनता को ही लोग दबाते हैं, और किसी को कुछ नहीं करना है। जनता चाहे 1 रुपया कमा रही हो, लेकिन 5 रुपये टैक्स के जरूर ले लेंगे उससे, तो कर का बोझ उनके ऊपर लाद दिया गया। इस वजह से जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि यार, एक तो तुमने युद्ध करवाया, हमारे परिवार के सदस्य को मरवाया, हमारी सारी चीज़ नष्ट करा दी, अब तुम कर और हमसे मांग रहे हो। तो ये परिणाम निकला किसका, प्रथम विश्व युद्ध का। आपने पहले देखा राजनीतिक परिणाम, दूसरा देखा आर्थिक, अब देखिए सामाजिक परिणाम क्या निकला। सामाजिक परिणाम ये निकला कि युद्ध के दौरान युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योगों में वृद्धि हो गई, क्योंकि युद्ध इतने हुए कि जो युद्ध की सामग्री बनाते थे, बंदूक बनाए, तोप बनाए, तो उद्योगों में खूब सारी वृद्धि हुई, है ना, खूब सारी वृद्धि हुई। लोग जो व्यवसाय करते थे ना अपना, पहला कोई व्यवसाय करता था, कोई खेत काटता था, कोई कुछ करता था, सबने अपना काम छोड़ दिया और सब युद्ध में भर्ती हो गए, सब सैनिक बन गए। और जब सब लोग सैनिक बन गए, और तो और महिलाओं ने भी उस सेना में भाग लिया और युद्ध में भाग लिया, वो भी सैनिक बन गई, अपना अपना महत्व समझा और वो भी सैनिक बन गई, बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। ये सामाजिक इसका ऐसा परिणाम निकला कि इसने महिलाओं की स्थिति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उनके सामाजिक स्तर में सुधार होने लगा, क्योंकि वो भी सेना में सम्मिलित हो गई। जातीय कटुता की भावना भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात समाप्त हो गई, यानी अब कोई किसी से युद्ध नहीं करता, अब कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता है, सब लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे। परिणाम ये निकला, जब भाई अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब बर्बाद ही कर दिया, तो पछता कर भी क्या करना है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि सबके मन में सामाजिक भावना पैदा हुई कि भाई सब अपने हैं, सबसे प्यार करो, युद्ध बिल्कुल करो मत, सब अपने ही हैं, चाहे कोई इंग्लैंड का हो या फिर कोई अफ्रीका का हो, सब अपने हैं। तो ये इसका सामाजिक परिणाम निकला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए, शिक्षा की प्रगति व विकास पर युद्ध का विपरीत असर पड़ा। जहाँ एक और राजनीति में असर अच्छा पड़ा, अर्थव्यवस्था भी चलो थोड़ी ठीक भी हुई, और गड़बड़ तो पूरी गई खैर, और सामाजिक स्थिति थोड़ी सही हुई। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पर बड़ा गंदा असर पड़ा। शिक्षा पर असर इतना गंदा पड़ा कि युद्ध की वजह से स्कूल बंद हो गए, बच्चे जो पढ़ने जाते थे, जो थोड़े से 15-16 साल के भी थे, उनको आर्मी में भर्ती करा दिया गया, तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो गई, सब खत्म हो गई उनकी पढ़ाई। अब युद्ध का यही परिणाम हुआ कि समाजवाद का इसमें उदय हुआ, समाजवाद का इसमें उदय हुआ। 3-4 चीज़ आती हैं, समाजवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद। ये सारी चीज़ें टर्म हम आपको समझाएंगे कि ये सब क्या क्या होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ज़रूर आएगा, और हर पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले समाजवाद का उदय हुआ किससे, प्रथम विश्व युद्ध से। पढ़िए इसको, समाजवाद की भावना का उदय व विकास भी युद्ध का परिणाम था। इस भावना के अंतर्गत लोगों का राष्ट्रीयकरण एवं उन पर राज्य का स्वामित्व सम्मिलित था, ठीक है। कुल मिलाकर यह है, समाजवाद उसे कहते हैं जिसमें एक राजा हो, राजा के हाथ में शक्ति हो और उस पूरे समाज का संचालन करे। राजा हो, राजा के हाथ में शक्ति हो और पूरे समाज का संचालन करे, ठीक है, वो होता है समाजवाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उन पर राज्य का स्वामित्व सम्मिलित था।
इस भावना के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया। जो पहले राज्य कम हस्तक्षेप करता था, अब वो ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा हर चीज़ में। श्रमिक वर्ग के महत्व में वृद्धि हो गई। सरकारों ने श्रमिकों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, अन्य सुविधाएं प्रदान की। कि भाई युद्ध हुआ है तो अब सारी चीज़ नष्ट तो हो ही गई है, तो अब सरकार जो यहाँ बैठी है ना, जो समाजवादी सरकार जो बैठी है, उसने समाज के लिए सुविधाएं पैदा करी कि हम तुम्हें खाना पीना और सारी चीज़ें देंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, सब करेंगे। उन्हें ट्रेड यूनियन व हड़ताल करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया कि अब तुम हड़ताल भी कर सकते हो, जब चाहो काम भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो इस तरह देखिए, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना केवल यूरोप की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास को बदलने वाली घटना थी। इसने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वैज्ञानिक जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला। युद्ध में दोनों पक्षों को अपार जनधन हानि हुई। विजेता पक्ष को पेरिस की संधि में निश्चित की गई क्षतिपूर्ति से संतोष प्राप्त नहीं हुआ। देखो विजेता पक्ष कौन रहा इसमें? देखो युद्ध जो हुआ था ना, हमने आपको बताया एक गुट किसका था? ऑस्ट्रिया का, जर्मनी और कौन था? इटली। एक गुट तो इनका था, ठीक है। और जो दूसरा गुट था उसमें कौन का था? इंग्लैंड था, रशिया था, सर्बिया था, फ्रांस था, ठीक है। दूसरा गुट ये था। तो ये गुट जीता था, ये गुट हार गया था, ओके। इनके संग और भी देश थे, बुल्गारिया हो, हाँ, या युगोस्लाविया हो, ये सब इनके साथ थे, इसके साथ। लेकिन ये लोग हार गए और ये लोग जीत गए, इंग्लैंड, रशिया और ये सब लोग जीत गए। तो जो इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस वाले जो लोग थे ना, इन्होंने एक शांति समझौता रखा था और उस शांति समझौते में इन्होंने हारे हुए देशों को सम्मिलित नहीं किया था। अरे भाई क्या हो गया? हारे हुए देशों को सम्मिलित नहीं किया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था, आपने देख लिया कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, जिसमें कितने लोगों की हानि हुई, कैसा हुआ और कैसा नहीं हुआ। भैया युद्ध जब होता है ना तो कुछ अच्छा काम नहीं करके जाता है, बर्बादी पे बर्बादी करके जाता है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो और बना दें। यहाँ पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पता पड़ेगा कि पेरिस की संधि वगैरह क्या थी और क्या कारण रहे इसके होने के, और इसमें क्यों इन लोगों ने भाग नहीं लिया, ठीक है। क्यों भाग नहीं लिया या फिर इनको हारे हुए लोगों को क्यों नहीं इसमें रखा गया। बहुत अच्छा टॉपिक है हिस्ट्री का, बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, फिर मिलते हैं। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।